क्लास, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। नया चैप्टर है फ्लूइड्स, फ्लूइड्स, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज। फ्लूइड्स 1.1 है आज। सिर्फ दो तीन, मुश्किल से शायद चार लोगों ने कल का मुझे होमवर्क भेजा। अभी क्या मैं जिन लोगों ने नहीं भेजा उन लोगों से आज एक्सपेक्ट कर सकता हूं? अरे बाबा बोलो, जिन लोगों ने नहीं भेजा उनसे आज एक्सपेक्टेशन है क्या? भेजने वाले हैं क्या? कि वो जो स्कूल और कॉलेज में करवाते हैं ना, होमवर्क सबमिट नहीं किया तो क्लास में घुसने नहीं देंगे, चालू करेंगे हम लोग भी? अरे बाबा बोलो कि तुम्हारे पीछे लग जाऊं क्या मैं, भूत और साये की तरह? करने वाले कि नहीं करने वाले, फटाफट बोलो। होमवर्क कितने लोग ने शुरू किया, नहीं करने वाले साफ साफ बता दो रे बाबा। उसके हिसाब से मैं तुम लोगों को थोड़ा परेशान करना तो शुरू करूं। यस, मुझे अभी अभी अक्षिता तिवारी का होमवर्क आया है। एंड एंड किसका है? आई डोंट नो, और किसी का है, नाम नहीं लिखा है। अरे मैं क्या अंतर्यामी है क्या रे? बिना नाम लिखे भेजते होमवर्क। हाँ, साईराज, साईराज का मुझे होमवर्क आया है। दैट्स रियली ग्रेट। बस दो लोग का मुझे अभी सुबह आया है, कल भी मुझे आया था एक दो लोग का। शुरू किया, तीन सम बाकी है। ठीक है, आज आ जाना चाहिए रे, सब लोगों का आज होमवर्क आ जाना चाहिए। और आज और कल की, मतलब पिछले लास्ट वीक की अटेंडेंस मिला के अब लोगों को आज या कल में हम बाहर फेंकना चालू करेंगे वापस लेक्चर से, क्योंकि अगेन लोगों को धक्का देना जरूरी है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर। ठीक है, स्कोरिंग चैप्टर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, लेक्चर मिस मत करें। अगर आप लेक्चर मिस करते हैं तो उसके आगे के लेक्चर्स आपको नहीं समझ में आते और फिर आप और लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाते और आप मिस करना चालू कर देते। आज पहला लेक्चर है, अगर आप आज प्रेजेंट है, ट्राई कीजिए हर लेक्चर अटेंड करने का। मजा नहीं लाइफ हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर फ्लूइड्स। हम फ्लूइड्स को लेके क्या समझते हैं, फ्लूइड्स क्या होता है हमारे लिए। ठीक है, अ फ्लूइड, अ फ्लूइड मीन्स अ सब्सटेंस। एक फ्लूइड एक सब्सटेंस है, फ्लूइड एक सब्सटेंस है दैट कैन फ्लो। नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। एक ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है उसको आप फ्लूइड्स का नाम देंगे। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो विल बी कॉल्ड एज अ फ्लूइड। ठीक है, बट द चैप्टर का नाम इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि आपके फ्लूइड्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, हमें इस बारे में समझना है। सबसे पहली चीज जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे वो होगा प्रेशर। बिकॉज फ्लूइड्स कैन एक्सर्ट प्रेशर। प्रेशर समझ में आता है? सुना कभी जिंदगी में प्रेशर? इट इज कॉल्ड एज फोर्स अपॉन एरिया। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लूइड की। और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं फ्लूइड की? सुना है कभी इसके बारे में? विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी का मतलब कभी जाना है, सुना है विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? एनीबडी नोज व्हाट विस्कोसिटी इज? थिकनेस, थिकनेस। अच्छा, विस्कोसिटी, अच्छा गाढ़ापन समझता है? गाढ़ापन समझता है? एग्जाम्पल के तौर पे हनी ले लो, क्या ले लो? हनी एंड वाटर ले लो, ठीक है? बताओ इसमें से विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है? हनी की विस्कोसिटी ज्यादा है, पानी की विस्कोसिटी कम है। तो इस विस्कोसिटी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है? कभी बाइक सर्विसिंग के लिए लेके गए हो? स्कूटी या बाइक कभी सर्विसिंग के लिए लेके गए हो? कभी ऑयल चेंज कराने के टाइम पे, ऑयल चेंज कराने के टाइम पे वो मैकेनिक को देखा है? वो ऐसे ऑयल को ऐसा हाथ लगा के देखता है, ऐसा टच करके देखता है ऑयल को, देखा है कभी? क्या चेक करता है वो? ऐसा हाथ लगा के क्या चेक करता है ऑयल में? ऑयल में अपना हाथ डुबो के ऐसा चेक करेगा, क्या चेक करता है? हाँ, वो अपने ऑयल की विस्कोसिटी चेक करता है, ठीक है? इसके बारे में भी हमको पढ़ाई करनी है। और एक चीज है हमारे पास, उसका नाम है सरफेस टेंशन। क्या क्या क्या? सरफेस टेंशन, सुना है कभी इसके बारे में? हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड सरफेस टेंशन? हम्म, सुना तो होगा, सरफेस टेंशन के बारे में सुना तो होगा। तनाव। एक एग्जांपल दूं, सरफेस टेंशन का एग्जांपल दूं, फिर शायद दिमाग में बैठेगा, है ना? मच्छर सुना है? मच्छर, मच्छर, मच्छर पानी पे बैठता है। मच्छर पानी पे बैठता है, पता है क्या? और वहां पे एग्स देता है। पता है मच्छर पानी पे कैसे बैठ सकता है रे? क्योंकि पानी के ऊपर ना एक दूध पे आने वाली मलाई जैसी ना एक लेयर होती है, जो तुम्हें दिखाई नहीं देती। दूध पे मलाई दिखाई देती है ना, दिखता है दूध के ऊपर कैसे मलाई होती है ना? वैसे ही पानी के ऊपर भी ना सेम एक लेयर होती है, पर वो लेयर इतनी पतली होती है कि तुम्हें तुम्हारी नेकेड आई से वो लेयर दिख ही नहीं सकती। पर इस लेयर का अनुमान तुम्हें इस बात से लग सकता है कि मच्छर पानी पे बैठता है अगर कहीं पे पानी रुका हुआ है। स्टैग्नेंट वाटर की मैं बात कर रहा हूं। इफ देयर इज समथिंग विच इज स्टैग्नेंट, एक वाटर स्टैग्नेंट है, तो उस स्टैग्नेंट वाटर पे मच्छर बैठता भी है, उस पे अपने अंडे भी देता है, और उस अंडे से और मच्छर भी निकलते हैं। तो कभी तुमने डेंगू का ऐड देखा है? दूरदर्शन था क्या तुम्हारे जमाने में? जब तुम पैदा हुए थे दूरदर्शन था क्या? Was दूरदर्शन present when you were born? Have you seen दूरदर्शन? डीडी मेट्रो? Have you seen a दूरदर्शन का एड? और डू यू सी करंटली दिल्ली के भी, दिल्ली से भी एक डेंगू का एड आ रहा है? Have you seen a डेंगू का एड? कहीं पे भी पानी को जमा ना होने दे। सुना ऐसा? ऐसे डरा के बोलते वो लोग, सुना? क्यों रे, क्यों ऐसा पानी को क्यों जमा नहीं होने देना चाहते वो लोग? क्यों, उनको क्या प्रॉब्लम है पानी कहीं पे जमा होने से? अगर कहीं पे पानी जमा होगा तो उस पे मच्छर बैठेगा, अगर उस पे मच्छर बैठेगा तो वो अंडे देगा, और अगर वो अंडे देगा तो उससे और मच्छर पैदा होंगे, और वो मच्छर डेंगू फैलाएंगे। तो ये सब पॉसिबल है पानी की एक प्रॉपर्टी की वजह से, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। बट हालांकि यहां पे पानी रुका हुआ है, यहाँ पे पानी रुका हुआ है, और हम लोग किस चीज में इंटरेस्टेड है? हम ऐसी चीज में इंटरेस्टेड जो फ्लो कर सकती है, पर फिर भी प्रॉपर्टी तो है। किसी ने भी चैट सेक्शन में कमेंट किया था एयर भी तो फ्लो करता है, तो क्या वो फ्लूइड है? हाँ, एयर भी फ्लूइड है। पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि फ्लूइड का मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी हो सकता है। ये आपके दिमाग से निकाल दो। मैंने अभी तक से बोला क्या? फ्लूइड इज पानी। मैंने डेफिनेशन में लिखा ही नहीं कि फ्लूइड इज पानी। मैंने क्या लिखा डेफिनेशन में? मैंने डेफिनेशन में लिखा है फ्लूइड मींस अ सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। अगर कोई सब्सटेंस फ्लो कर सकता है तो वो फ्लूइड है। मैंने डेफिनेशन में लिखा ही नहीं कि ये वाटर है, मैं तो बोला ही नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? फ्लूइड पानी भी हो सकता है, फ्लूइड एयर भी हो सकता है, और फ्लूइड सॉलिड भी हो सकता है। अब कोई मुझे सोच के बताना सॉलिड में कौन सा आएगा?
ठीक है, वो आपका काम है, दिमाग लगाते बैठो, बट याद रखना तीनों पॉसिबल हो सकते हैं फ्लूइड्स में। अब आप सोच, सॉलिड सॉलिड कैन फ्लो। हाँ निकिता पाटिल, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे पता नहीं हाउ मेनी पीपल नो व्हाट इज, यस मर्क्यूरी। हाँ ये आटे का वो क्या बोलते हैं उसको, डो बोलते हैं ना, डो। अबे आटा गूंदने के बाद जो आटा बनता है ना, सॉलिड में आता है, फ्लो कर सकता है, फ्लो कर सकता है, लचीलापन होता है उसमें। इतना भी फ्लो नहीं करेगा जैसे पानी और हवा फ्लो करता है, ऐसा नहीं आटा एक घर से दूसरे घर तक फ्लो होके पहुंच गया, ये घर के लोग दूसरे घर के लोग चपाती बना रहे आटे से, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, क्ले। फ्लो का मतलब वैसा मत समझो, फ्लो का मतलब वैसा मत समझो जैसे पानी फ्लो करता है, या डोंट थिंक लाइक एयर हाउ इट फ्लोज। ठीक है ना, यू कैन सी द फ्लो वर्ड एज इलास्टिसिटी ऑल्सो। आप फ्लो वर्ड को एक इलास्टिसिटी मैनर में भी देख सकते हो। लेट मी राइट इट हियर, इलास्टिसिटी, है ना, यू कैन सी इलास्टिसिटी टाइप की चीज को भी आप फ्लो बोल सकते हो। सो कम आउट ऑफ दिस थिंग। बहुत सारे लोग को लगता है फ्लूइड चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, मतलब सर हम लोग सिर्फ पानी के बारे में पढ़ने वाले, है ना, क्योंकि फ्लूइड, है ना, जैसे डॉक्टर बोलता है कि पेट खराब है क्या दे इनको, डॉक्टर बोलता है इनको सिर्फ हल्का हल्का फ्लूइड दीजिए, बस थोड़ा दाल थोड़ा मतलब फ्लूइड दीजिए। तो लोगों को लगता है फ्लूइड मतलब पानी। अरे बाबा ऐसा नहीं है रे बाबा, ये चैप्टर में अपन सब पढ़ने वाले रे, वाटर एयर सॉलिड एवरीथिंग विल स्टडी। ठीक है, पर उसके पहले बात ऐसी आती है कि दुनिया में एक चीज होती है ना जिसको बोला जाता है आइडियल फ्लूइड। ठीक है, तुमको पता ही होगा, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, जिस भी बंदे के नाम के आगे आइडियल लग जाए, समझ जाना वो अस्तित्व में है ही नहीं। पता नहीं क्यों पढ़ते हैं हम लोग। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन, कोई गैस आइडियल नहीं हो सकती, तुम्हें पता हो सकता है ये बात। आइडियल फ्लूइड, कोई फ्लूइड आइडियल नहीं होता, पर क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं, जब हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, तो स्टडी करते वक्त हम लोग एक आइडियल कंडीशन चूज करके स्टडी करते हैं। जैसे आपने आइडियल गैस इक्वेशन बनाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जिसके बारे में मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स या केटीजी में पढ़ाऊंगा। पर इसका मतलब यह नहीं है कि इनका इंपॉर्टेंस नहीं है। आइडियल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी नाम की जो गैस है, उसके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। आइडियल मतलब स्पेशल, आइडियल मतलब स्पेशल, उसमें कुछ स्पेशलिटी है। अगर आपको कोई बोला जाए कि भाई हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड है, तो क्या मतलब है इस आइडियल फ्लूइड का? इस आइडियल फ्लूइड का सबसे पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए, इट इज इनकंप्रेसिबल। क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? इट इज इनकंप्रेसिबल। व्हाट डज इनकंप्रेसिबल मीन्स? इट्स डेंसिटी, ए अजीत मौर्य, हाँ बंद करे रे बाबा, इट्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। समझो, बात को समझो, नहीं पता तो पूछो, सीखो। मुझे नहीं पता कि कितने लोग को डेंसिटी का भी मतलब पता है। व्हाट इज डेंसिटी? व्हाट इज डेंसिटी? इट इज डिनोटेड बाय रो, और उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि m बाय v। ये तो फॉर्मूला है, पर अस्तित्व में रियल लाइफ में तुम डेंसिटी क्या समझते हो? ये तो फॉर्मूला है, दिस इज अ फॉर्मूला। कौन है रे बाबा ये? कौन है 1G 1041 ऐसे कौन है रे बाबा ये? मुंह खोलो रे, नाम बताओ रे जल्दी। अनम्यूट करने बोला है। 1G I80BB87VV, कौन है, नाम बताओ। जल्दी, या तो रीनेम करो या तो नाम बताओ।
आपने अभी हैंड रेस किया था, 1GL80BATI7VVO, जितना बड़ा नाम लिखा हुआ है, क्या है आपका नाम? चैट सेक्शन में नाम बताओ। चलो, इनकंप्रेसिबल का मतलब डेंसिटी कांस्टेंट रहना। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो ठीक है, पर तुम्हें यह भी तो समझना है कि डेंसिटी का असली मतलब क्या है। असली मतलब समझो, डेंसिटी का असली मतलब होता है, मतलब मैं मतलब ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं शायद आपको समझ में आए। इट इज कॉल्ड एज गर्दी। यू अंडरस्टैंड गर्दी? बस में गर्दी बहुत है। यू डू यू यूज सच वर्ड्स और ओनली आई यूज सच वर्ड्स? बस में गर्दी बहुत है, लाइक डू यूज सम वर्ड्स? है ना, हर रोज, लाइक यू अंडरस्टैंड व्हाट गर्दी मींस? व्हाट डज गर्दी मींस? क्या है गर्दी तुम्हारे लिए? गर्दी क्या है? क्राउड, भीड़ से मुझे गर्दी वर्ड ज्यादा पसंद है। गर्दी, व्हाट डज गर्दी मींस? ये तुम्हारे लिए बस है, ये तुम्हारे लिए बस है, ठीक है। और अगर तुम ये बोलते हो कि बस में गर्दी बहुत है, तो तुम सामने वाले को एक्चुअली बस के अंदर की डेंसिटी के बारे में अंदाजा दे रहे हो। You are actually telling about the density of the people inside the world. इसका मतलब आप बताना ये चाहते हो नंबर ऑफ people in the bus. And as soon as you say that the gardi inside the bus is more, you are telling कि density बहुत ज्यादा है. And similar definition can be used in the number of molecules per unit area slash वॉल्यूम। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम, आप उसको डेंसिटी बोल सकते हो। मॉलिक्यूल समझ में आता है? मॉलिक्यूल के बारे में सुना कभी, है ना? आपकी जो भी है, पानी है, आपका जो एयर है, आपका जो सॉलिड है, क्या सब में आपको ये बात पता है ना कि सब में आपका डेंसिटी इंपॉर्टेंट है ना? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे अगर बचपन में कभी आपको केमिस्ट्री में बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो क्या बताते थे? सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या बताते थे? कि सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा है, लिक्विड का उससे कम है, गैसियस का डेंसिटी सबसे कम है। मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वहां पे मौजूद है पर यूनिट एरिया, पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि सॉलिड में अगर मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे बताया, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, एरिया ले लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर का, या वॉल्यूम ले लेते हैं, चलो विल टेक अ वॉल्यूम। एग्जांपल के टाइम पे आपने वॉल्यूम ले लिया 10 मीटर क्यूब का। अब 10 मीटर के क्यूब के वॉल्यूम में अगर हम सॉलिड कंसीडर करेंगे तो उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज्यादा होंगे। लिक्विड कंसीडर करोगे तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉलिड के मुकाबले थोड़े कम होंगे, और गैसियस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉलिड और लिक्विड के हिसाब से और कम होंगे। किसमें किसमें? 10 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में। 10 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में सॉलिड के ज्यादा मॉलिक्यूल जाके बैठ सकते हैं, पानी के कम बैठ सकते हैं, गैस के सबसे कम बैठ सकते हैं। ये होता है डेंसिटी का मतलब। तो अगर मैं आइडियल फ्लूइड की बात कर रहा हूं, तो आइडियल फ्लूइड में अगर हम ये बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आइडियल फ्लूइड में? आइडियल फ्लूइड में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि इट इज इनकंप्रेसिबल, यानी कि उसका डेंसिटी इज कांस्टेंट। का मतलब क्या है? आप उसकी डेंसिटी बदल नहीं सकते, आप उसकी डेंसिटी को बदल नहीं सकते ना। व्हाई यू आर यूजिंग द वर्ड इनकंप्रेसिबल देन? व्हाई यू आर यूजिंग द वर्ड एज इनकंप्रेसिबल? क्या आपको यह बात पता है कि किसी भी चीज की डेंसिटी बदलने के लिए उसको कंप्रेस करना पड़ता है?
क्या यह बात जानते हैं? डू यू नो दिस थिंग? कंप्रेस करने का मतलब समझते हो? कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना, बराबर? अरे बराबर। सब लोग सब लोग सब लोग बोलो। बहुत ही बढ़िया। डेंसिटी का आइडिया आया सबको? डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेंसिटी? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक और नॉलेज आप लोग को देना चाहूंगा, एक और नॉलेज आपको देना चाहूंगा। जब भी आप इनकंप्रेसिबल होने की बात करते हो, जब भी आप इनकंप्रेसिबल होने की बात करते हो, तो मोस्टली आप ये दिमाग में रख के चलना कि मोस्टली आप गैस को रेफर करते हो। ठीक है, हरदम याद रखना कि जब आप इनकंप्रेसिबल होने की बात करते हो तो मोस्टली आप गैस की बात करते हो। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा टू अंडरस्टैंड द वर्ड इनकंप्रेसिबल, और क्यों मैंने आपको ऐसा कहा कि इनकंप्रेसिबल में आपको गैस को कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं इनकंप्रेसिबल का, और क्यों मैंने ऐसे बोला कि इनकंप्रेसिबल गैस के रेफरेंस में ज्यादा होता है। टायर में कभी हवा भरने गए हो? ठीक है, टायर में जब हवा भरने जाते हो ना, तो समझो पीछे वाले बाइक के टायर में आप 32 पे हवा भर रहे हो। कितने पे हवा भर रहे हो? 32 पे हवा भर रहे हो पीछे के टायर में। अगर कभी पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल पंप पे जाके हवा भरना, पेट्रोल पंप पे एक मशीन होती है जिस मशीन पे 32 psi सेट होता है। ठीक है, फिर वो बंदा उस मशीन से एक वायर निकाल के लाता है और उसको आपके टायर के उसमें लगा देता है। ये मशीन स्टार्ट होती है, सबसे पहले तो ये मशीन आपके टायर का प्रेशर नापती है। समझो आपके टायर का प्रेशर 28 था, फिर ये उसमें प्रेशर भरना चालू करती है, टुक 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 आवाज आती है। 32 पे आके 32 पे आके वो टू 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 बन के खत्म हो जाता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप गैसियस स्टेट की बात करते हैं, वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट गैसियस स्टेट, तो आप किसी गैस को एक पर्टिकुलर जगह पे रख के आप अगर उसको कंप्रेस करने की सोचेंगे तो वो नहीं होता। आप इस चीज को अंदर 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 दबाते जाएंगे ना, तो ये चीज भले ही कम होते जाएगी, पर इसके अंदर की जो गैस है उसको आप कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। याद रखना, मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेगुलर गैसेस। आप रेगुलर गैसेस को कंप्रेस करने जाएंगे, वो कंप्रेस होकर लिक्विड बन जाएगा। ठीक है ना, मैं रेगुलर वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आइडियल वाले की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो इनकंप्रेसिबल आप क्या पढ़ रहे हो? आप किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो? आप आइडियल फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है? यहाँ पे प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हो? आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो आइडियल फ्लूइड्स की। और क्या मैंने आपको पहले ही बोला है कि फ्लूइड में गैसियस भी आते हैं? मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि जब भी इनकंप्रेसिबल की बात होगी तो मोस्टली गैसेस के साथ ही इनकंप्रेसिबल की बात होती है। आई होप डेंसिटी वाली चीजें और इनकंप्रेसिबल वाली चीजें आप लोग के दिमाग में क्लियर है। मैं जा रहा हूं सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर। सेकेंड प्रॉपर्टी का मतलब है इट्स फ्लो इज irrational या irrotational, यानी कि इट्स फ्लो इज स्मूथ, यानी कि एक और बात हम लिख सकते हैं यहां पे, देयर इज नो
टर्ब्यूलेंस इन द फ्लो। अब मुझे पता नहीं कि कितने लोगों को लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंस फ्लो नाम का वर्ड उन्होंने पहले कभी 11th स्टैंडर्ड में सुना है। ठीक है, मैं बताता हूं कौन से तरह के फ्लो होते हैं। एक होता है लैमिनार फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जब आपके टर्बुलेंट फ्लो में पानी फ्लो होता है, जब आपका पानी के फॉर्म में समझाता हूं मैं आपको, कोई भी फ्लूइड टर्बुलेंट या लैमिनार कर सकता है। जब हम टर्बुलेंट फ्लो पानी के मामले में समझाता हूं मैं आपको, अगर पानी में टर्बुलेंट फ्लो है तो पानी में टर्बुलेंट फ्लो होने की वजह से पानी मटमैला दिखता है, मतलब मट्टी के कलर का दिखता है। अब मट्टी के कलर को क्या बोलते हैं? हैव यू सीन पानी बहुत गंदा दिखता है कभी कभी, कभी रिवर में या कहीं पे पानी फ्लो हो रहा है, यू कैन एक्चुअली सी द वाटर टू बी इन अ ब्राउनिश कलर, मडी वाटर। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, कैसा कैसा कैसा? मडी वाटर, मडी वाटर, बराबर। और लैमिनार फ्लो जब पानी होता है ना, बहता हुआ पानी बहुत ही प्यारा दिखता है, एकदम स्मूथ दिखता है बहता हुआ पानी, मतलब इट इज नॉट मडी। मैं यहां पे लिखूंगा इट इज नॉट मडी वाटर। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको समझानी है, दूसरी चीज जो आपको समझानी है, व्हाट इज एक्चुअली टर्बुलेंट फ्लो एंड लैमिनार फ्लो। अब ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम में आपको पूछा जाए क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो, सर मटमैला पानी टर्बुलेंट फ्लो होता है। अब ऐसा नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि रियल लाइफ में कभी दिख जाए। एक्चुअली टर्बुलेंट फ्लो या लैमिनार फ्लो, जो ये दोनों बातें की जा रही है, ये दोनों बातें की जा रही हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के बेस पे। ठीक है, कभी कभी फ्लूइड की वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि फ्लूइड आड़ा टेढ़ा फ्लो करने लग जाता है। फ्लूइड कैसा फ्लो करने लग जाता है? आड़ा टेढ़ा फ्लो करता है, उसको टर्बुलेंट बोलते हैं। जैसे ही कभी तूफान आ जाए तो हवा कैसी फ्लो करती है? आड़ी टेढ़ी, इधर उधर उधर उधर। इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड की अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाए तो आप उसको टर्बुलेंट फ्लो के नाम से जानते हैं, और जब पानी के केस में वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है तो पानी मटमैला यानी कि मडी वाटर हो जाता है। पर जब पानी की वेलोसिटी कम है तो उसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं। यू कॉल इट एज अ लैमिनार फ्लो। कभी अगर किसी रिवर को शांत की तरह से बहते हुए देखा है, एकदम शांत तरीके से किसी रिवर को बहते हुए देखा है, तो उसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं। कभी शाम के समय आप वॉकिंग के लिए निकल गए, आपके फेस पे जो हवा लग रही है, एकदम नॉर्मल तरीके से आपके फेस पे हवा लग रही है, वो लैमिनार फ्लो है हवा की, क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा नहीं है। पर अगर वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है तो वही हवा आपके मुंह पे कैसे लगेगी, या वही पानी आपको कैसे दिखाई देगा? जैसे अगर कभी आप रिवर राफ्टिंग करने के लिए गए हो, अगर आपने कभी रिवर राफ्टिंग वाले पानी को देखा है, तो क्या आपने रिवर राफ्ट वाले पानी को देखा है किस तरह, कितने स्पीड में जाता है वो पानी, और वो पानी में झाग बनना शुरू होता है? हैव यू सीन झाग? झाग, यू अंडरस्टैंड? आज मुझे इंग्लिश के वर्ड क्यों नहीं मिल रहे? झाग, यू अंडरस्टैंड झाग? फोम, फोम, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। FOAM, फोम, फोम, बराबर है, बराबर। फोम, फोम है ना, उस तरह का झाग बनना शुरू हो जाता है। उस तरह का क्या बनना शुरू होता है? झाग बनना शुरू होता है। कब होता है ये सब कब होगा? जब पानी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। सो हमें यहां पे लिखना चाहिए, हमें यहां पे लिखना चाहिए, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड्स इंक्रीज, देन द फ्लूइड्स फ्लो फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट। तो क्लास याद रखिए, याद रखिए कि आपका जो आइडियल फ्लूइड होगा,
वो टर्बुलेंट नहीं होगा। आपका आइडियल फ्लूइड कैसा होगा? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? नो टर्बुलेंस लिखा है। नो टर्बुलेंस का मतलब आपका फ्लूइड लैमिनार फ्लूइड होगा, मतलब आपके फ्लूइड का फ्लो स्मूथ होगा और वो इररोटेशनल होगा। इररोटेशनल मतलब कभी आपने पानी में भंवरा बनते हुए देखा है? हैव यू सीन अ भंवरा इन पानी? एंड हैव यू सीन भंवरा इन एयर आल्सो? भंवरा, you understand what I'm saying? Bhavra? No, what is Bhavra? Tornado. Tornado. Have you seen a tornado? Tornado in pani also and tornado in air also. Right? Have you seen tornado in pani and air? उसको उसको रोटेशनल फ्लो बोलते हैं। और इररोटेशनल का मतलब क्या होगा कि पानी या हवा घूमेगी नहीं, वो स्मूथ फ्लो करेगी और कोई टर्बुलेंस नहीं होगा। टर्बुलेंस ना होने का मतलब लैमिनार होगा। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है किसकी? हमारे आइडियल फ्लूइड की। तो हरदम याद रखना, अपना आइडियल फ्लूइड लैमिनार फ्लो करता है। लैमिनार फ्लो करने का मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा नहीं होगी, आराम आराम से फ्लो करेगा, टर्बुलेंट फ्लो नहीं होगा। याद रखना, टर्बुलेंट फ्लो में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे लैमिनार फ्लो पे। लैमिनार फ्लो पहचानने का तरीका पानी में कैसा है? नहीं, मडी वाटर नहीं होगा तो लैमिनार फ्लो है। मडी वाटर हुआ या पानी में झाग बन रहा है तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो आप कैसे पानी की स्टडी करेंगे? मडी वाटर और फोम वाटर की, कि नॉट मडी और नॉट फोम वाली? नॉट मडी नॉट फोम वाले वाटर की आप स्टडी करने वाले हो, विच इज कॉल्ड एज लैमिनार फ्लो। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। गिव मी यस और नो अबाउट लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। क्या सबको समझ में आया लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? पक्का? Everybody has understood what is laminar flow and turbulent flow? पक्का? आगे बढ़ू? देख के पहचान लोगे ना लैमिनार कौन सा है और टर्बुलेंट कौन सा है। तीसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? एयर में आपको बताया ना मैंने, एयर में आपको बताया ना, जब आप बाइक चलाओ 80 के स्पीड पे, जैसे हवा आपके मुंह पे लगेगी, लैमिनार नहीं लगेगी, टर्बुलेंट लगेगी। आपको पता चलेगा हवा हेवाए फ्लो करती है। जैसे बारिश के टाइम पे कभी देखा आपने, तूफान आता है तो कैसे हवा, आपके कपड़े कैसे उड़ते हैं? एयर में टर्बुलेंट फ्लो और लैमिनार फ्लो पता करना है, कपड़े के उड़ने के तरीके से पता करो। नॉर्मल कपड़े सुखाने के लिए डालो, नॉर्मल कपड़े कैसे मासूमियत से, कैसे प्यारे तरीके से ऐसे फ्लो करते हैं, लैमिनार फ्लो है। पर अगर कभी तेज हवा चलने लग जाए तो कपड़ा कैसे धड़ 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 करता है, वो हो गया आपका टर्बुलेंट। एयर में ऐसे टर्बुलेंट पता कर सकते हो, ठीक है? चलिए, तीसरा पॉइंट, आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी का तीसरा पॉइंट हम लोग लिखने जा रहे हैं। इट इज नॉन विस्कस। बोले तो क्या? देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन। बोले तो क्या? इन द फ्लो, या फिर और क्या? द फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी। मैं इस चीज को डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करना चाहता फिलहाल, खाली अभी आपके दिमाग में जो है ना गाढ़ापन, जैसे मैंने हनी और पानी का एग्जांपल दिया था ना, तो आपके आपके आइडियल फ्लूइड के पास, आपका आइडियल फ्लूइड जो होगा उसमें गाढ़ापन नहीं होगा। इससे ज्यादा फिलहाल मैं इसके बारे में आपको कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि चैप्टर में आगे विस्कोसिटी पूरा डिटेल में है। बस फिलहाल समझ के रखो कि आपका आइडियल फ्लूइड नॉन विस्कस होगा, बस खत्म। इतना आपके दिमाग में रखना है आपको, ठीक है? इससे ज्यादा कुछ नहीं रखना। चौथा पॉइंट है लैमिनार फ्लो का थोड़ा एक्सटेंशन। व्हाट डज लैमिनार फ्लो मींस? लैमिनार फ्लो का मतलब होता है द फ्लो इज स्टेडी। डिटेल में बताऊं तो इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट। बोलने का मतलब क्या?
सपोज करो ये आपकी नदी बह रही है, ठीक है, इसमें नदी में ये आपका पानी बह रहा है, ठीक है। अगर आपने नदी में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकाली, बी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाली, सी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाली, the velocity at point A will be the velocity at point B will be the velocity at point C। अगर ऐसा हुआ तो समझ जाने का कि आपका लैमिनार फ्लो चल रहा है। पर कॉमन सेंस वाली बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप नदी देख रहे हैं और नदी कुछ ऐसे 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 फ्लो कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है यहां पे जो वेलोसिटी आएगी और यहां पे जो वेलोसिटी आएगी, कॉमन सेंस वाली बात है वो वेलोसिटी बराबर नहीं होगी। और यहां पे जो वेलोसिटी आएगी, कॉमन सेंस वाली बात है, वो सी पॉइंट की वेलोसिटी बराबर नहीं होगी। इसका मतलब ये फ्लो कैसा बन गया, ये फ्लो टर्बुलेंट बन गया। और टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा ही होता है, जहां पे भंवरा बनता है पानी में वहां पे स्पीड ज्यादा होती है, जहां पे एयर में भी जहां पे भंवरा बनता है वहां पे स्पीड ज्यादा होती है और बाकी जगहों पे स्पीड कम होती है। तो लैमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को पहचानने का सबसे बेटर तरीका यह है कि जो वेलोसिटीज होंगी वो हर जगह पे सेम होगी। अगर ऐसा हुआ, इसका मतलब वो फ्लो लैमिनार वाली कैटेगरी में आएगा। ये 4 पॉइंट्स आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। ये 4 पॉइंट्स हमें आइडियल फ्लूइड को समझने में मदद करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है इट इज इनकंप्रेसिबल, यानी कि आपके आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि आइडियल फ्लूइड का जो फ्लो होगा वो स्मूथ होगा, इररोटेशनल होगा, टर्बुलेंट नहीं होगा, लैमिनार किस्म का होगा। मतलब आपकी जो स्पीड है वो ज्यादा नहीं होगी, कम स्पीड होगी। तीसरा पॉइंट है विस्कस नहीं है, विस्कस नहीं होने का मतलब गाढ़ापन नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो थर्ड सेकंड पॉइंट है और जो फोर्थ पॉइंट है वो एक दूसरे को खाली हम लोग एक्सटेंशन के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर आपका फ्लो लैमिनार है मतलब आपका फ्लो स्टेडी है। स्टेडी होने का मतलब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी हर एक जगह पे। बोलिए, क्या आपको ये बात समझ में आई? अंडरस्टूड है? एनी डाउट्स? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं, ठीक है। जरा कंपेयर करते हैं हम सॉलिड्स को विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड्स, यानी कि फ्लूइड्स के साथ जरा कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। हम ऐसे सॉलिड की बात कर रहे हैं जो अपना रियल सॉलिड होगा, ठीक है। सॉलिड्स के बारे में जरा बात करके देखते हैं, ठीक है। अब सॉलिड जो होते हैं उनपे आप क्या क्या कर सकते हो? सबसे पहली बात, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर स्ट्रेस नाम की एक चीज पढ़ी होगी। सुना है कभी स्ट्रेस? स्ट्रेस सुना है कभी? हैव यू हर्ड द वर्ड स्ट्रेस? एंड स्पेशली हैव यू हर्ड द वर्ड शियर स्ट्रेस? 11th स्टैंडर्ड पढ़िए बेटा। शियर स्ट्रेस, पता है शियर स्ट्रेस क्या होता है? डू यू नो व्हाट शियर स्ट्रेस इज? क्या होता है शियर स्ट्रेस? अ फोर्स which when applied when applied changes the shape, इसको shear stress बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, ये देखो, समझो ये आपका एक सॉलिड है, ठीक है। आपने इस सॉलिड को यहां से एक फोर्स लगाया, तो थोड़े देर के बाद आपका सॉलिड ऐसा बन गया। अलग से बना के दिखा, थोड़ी देर के बाद आपका सॉलिड ऐसे बन गया।
ठीक है, इस वाले डायग्राम में और इस वाले डायग्राम में फर्क है कि नहीं? फर्क है ना? किसका फर्क है, किसका फर्क है? शेप चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? शेप चेंज हो गया। यहां पे आपने क्या लगाया? यहां पे आपने लगाया एक फोर्स, और आपके फोर्स लगाने की वजह से उस सॉलिड का शेप चेंज हो गया। तो सॉलिड के साथ आप सबसे पहला शियर स्ट्रेस लगा सकते हो, मतलब सॉलिड का आप शेप चेंज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप सॉलिड में? सेकेंड चीज क्या हो सकती है? सॉलिड में आप कंप्रेसिव फोर्स लगा सकते हो। यानी कि कैसी? एक इस तरह का सॉलिड है, यहां से फोर्स लगाओ, यहां से फोर्स लगाओ, यहां से फोर्स लगाओ, यहां से फोर्स लगाओ, ये एफ 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 एंड एफ। या फिर सॉलिड में आप टेंसाइल फोर्स लगा सकते हो। कैसा होता है टेंसाइल फोर्स? बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है ना, उसको टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। ऐसा वाला, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, और ये भी फोर्स है। तो सॉलिड्स में आप तीन तरह की फोर्सेस लगा सकते हो। कौन सा? एक है आपका शेयर, जिससे सॉलिड का शेप चेंज किया जा सकता है। एक है आपका कंप्रेसिव फोर्स, जिससे आप सॉलिड को कंप्रेस कर सकते हैं। एक है आपका टेंसाइल फोर्स, जिससे आप सॉलिड को एक्सपैंड कर सकते हो। बस ये तीन चीजें आप सॉलिड में लगा सकते हो। परंतु परंतु जब आप फ्लूइड्स की बात कर रहे हो, तो फ्लूइड्स में शियर स्ट्रेस नहीं लग सकता। आप थोड़ी बोलोगे मैंने फ्लूइड का शेप चेंज कर दिया। नो, यू कैनॉट कॉल दिस कि फ्लूइड्स में शेप वेव की बात नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैनॉट कॉल इट लाइक शेप वेव। तो शियर स्ट्रेस नाम की चीज फ्लूइड्स में नहीं लग सकती। ये बात आपने हरदम याद रखना। ठीक है, क्या लग सकता है फिर? क्या लग सकता है? फ्लूइड्स में सिर्फ और सिर्फ एक तरह के फोर्स लग सकता है, और वो है कंप्रेसिव स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव फोर्स। बस, जिसको अलग लैंग्वेज में आप प्रेशर भी बोलते हो। सिर्फ और सिर्फ एक तरह का फोर्स, यानी कि एक तरह का स्ट्रेस फ्लूइड्स में आप पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा प्रेशर, यानी कि वो कंप्रेसिव प्रॉपर्टी में आता है। याद रखिए, यहां पे मैंने कितनी प्रॉपर्टीज बताई आपको? यहां पे मैंने कितनी प्रॉपर्टीज बताई? तीन। एक मैंने शेयर बताया, दूसरा मैंने आपको कंप्रेसिव बताया, तीसरा मैंने आपको टेंसाइल बताया। ये तीनों के तीनों कहां लग सकते हैं? ये तीनों के तीनों सॉलिड्स में लग सकते हैं। पर जब आप फ्लूइड्स की बात करेंगे, तो सबसे पहली चीज जो आपने दिमाग में लानी है कि फ्लूइड्स में शेयर स्ट्रेस नाम की चीज का कोई यूज नहीं होता। मतलब फ्लूइड्स में आप शेप चेंज करने की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लूइड शेपलेस होता है। अगर फ्लूइड्स के पास कोई शेप ही नहीं होता, तो फोर्स लगा के किसको चेंज करोगे? इसलिए शेयर स्ट्रेस के बारे में फ्लूइड्स में कोई बात नहीं होगी। और दूसरी बात, अगर फ्लूइड्स में बात होगी तो प्रेशर की होगी। और प्रेशर किस कैटेगरी में आता है? प्रेशर कैटेगरी में आता है कंप्रेसिव स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है। क्या ये बात सब लोग याद रखेंगे? हाँ या ना? बोलो 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 बोलो। क्लियर है सब लोग के दिमाग में? याद रखना, हम किसकी कौन से फ्लूइड की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल फ्लूइड। वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल फ्लूइड्स। ठीक है, भूलना मत, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल फ्लूइड्स। दिमाग में रखना, ठीक है? उस पर कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, फ्लूइड्स एट रेस्ट के बारे में जरा बात करते हैं। क्या है?
डिफरेंस बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। हाँ अक्षिता अभी उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड्स एंड प्रेशर के बारे में ही अभी, मतलब फोर्स एंड प्रेशर अभी बताने जा रहा हूँ, वही वही बताने जा रहा हूँ। फ्लूइड एट रेस्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है चलिए, फ्लूइड्स एट रेस्ट, आइडियल सॉलिड नाम की कोई चीज नहीं होती। फ्लूइड्स में आइडियल प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। ओके चलो, अब आप पढ़ रहे हो, अब आप स्टडी करना चाहते हो ऐसे फ्लूइड्स के बारे में जो किस पे है, जो रेस्ट पे है, ठीक है। इस ब्रांच को हाइड्रोस्टैटिक के नाम से जाना जाता है, हाइड्रोस्टैटिक। फ्लूइड एट रेस्ट को हाइड्रोस्टैटिक पढ़ा जाता है। क्यों? हाइड्रो मतलब पानी या फिर ऐसी चीज जो फ्लो कर सकती है, स्टैटिक मतलब रेस्ट, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, हाइड्रो का मतलब फ्लो। तो फ्लो एट रेस्ट इज रेड एज हाइड्रोस्टैटिक, ठीक है। जब भी आप हाइड्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ते हो तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो है प्रेशर। क्या डेफिनेशन है प्रेशर का, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है। द फ्लूइड, द फ्लूइड the fluid at rest exerts a force on the surface of contact। इस चीज को प्रेशर बोला जाता है। थोड़ा अच्छे से समझते हैं प्रेशर को, क्योंकि मुझे अभी हर छोटी छोटी चीज क्लियर करवानी है। चैप्टर आगे बढ़ने के बाद किसी का कूका नहीं चाहिए कि सर ये क्या होता है, सर वो क्या होता है। ये आपका एक कंटेनर, ठीक है। इस कंटेनर में भरा हुआ है पानी। अब ये जो पानी है दिस इज एट रेस्ट। अब ये जो पानी एट रेस्ट आप देख रहे हैं, ये पानी इस कंटेनर की दीवारों पे, इस कंटेनर की दीवारों पे प्रेशर लगा रहा है। एक कंटेनर की दीवारों पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर मतलब क्या, द फ्लूइड एट रेस्ट एक्सर्ट्स फोर्स। अब लोगों के दिमाग में शायद डाउट आ सकता है कि सर फोर्स प्रेशर है कि प्रेशर फोर्स है, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डेफिनेशन अभी हम बात करेंगे, अभी हम डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। बट आपको एक बात समझनी है कि प्रेशर एक तरह का फोर्स ही है, या फोर्स एक तरह का प्रेशर ही है। बट व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट कैन बी द डेफिनेशन रिटन एज दिस। अच्छा देखिए डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द normal force, the normal force F exerted by a fluid at rest per unit सरफेस एरिया, यानी कि ए ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड एज प्रेशर। यानी कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। याद रखिए, जब भी आप प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो हाँ प्रेशर एक तरह का फोर्स ही है, पर जब भी आप प्रेशर के बारे में बात करते हैं तो आपने यह भी ध्यान में रखना है कि एरिया कितना है। प्रेशर एरिया के बिना बात नहीं किया जा सकता। दूसरा चीज जो हमने डेफिनेशन में यूज किया है, नॉर्मल फोर्स। व्हाट डज नॉर्मल फोर्स मींस, नॉर्मल फोर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर आपने ये सारे एरो मार्क देखे होंगे तो सारे एरो मार्क सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। देखो सब एरो मार्क सरफेस का 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं।
जब भी प्रेशर लगता है किसी भी सरफेस के ऊपर, तो वो एक नॉर्मल फोर्स होती है पर यूनिट सरफेस एरिया, जिसको प्रेशर बोला जाता है। अब बच्चे के दिमाग में क्या, सर प्रेशर फोर्स ही है? प्रेशर फोर्स ही है, बस वो कैलकुलेट किया जाता है एरिया के हिसाब से, पर यूनिट एरिया के हिसाब से कितनी फोर्स लग रही है उसको आप प्रेशर के नाम से जानेंगे। क्यों ना एक एग्जांपल हो जाए, ताकि प्रेशर आपको अच्छी तरह से समझ में आए। सपोज कीजिए कि ये एक फ्लैट सरफेस है, ये पूरा का पूरा फ्लैट सरफेस का एरिया 10 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। अगर मैंने आपको ये बोला, अगर मैंने आपको ये बोला कि मैंने फोर्स लगाया टोटल 10 न्यूटन का, किस पे लगाया मैंने फोर्स 10 न्यूटन का? इस 10 मीटर स्क्वायर की एरिया पे, ठीक है। और मैंने आपको बोला व्हाट प्रेशर डिड आई अप्लाई, तो आपने प्रेशर कैलकुलेट कैसे किया? फोर्स लिया, एरिया लिया, आपने 10 लिखा, आपने 10 लिखा न्यूटन मीटर स्क्वायर, मतलब मैंने 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगाया। बात को समझे, जब भी आप प्रेशर की बात करते हो, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कितना फोर्स लगाया और कितने एरिया पे लगाया। पर जब भी आप फोर्स लगाते हो, तो क्या फोर्स लगाने के पहले आप यह सोचते हो कि सामने वाले का एरिया कितना है? नहीं, आप नहीं सोचते। फोर्स लगाने के लिए एरिया का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर प्रेशर लगाते वक्त फोर्स और एरिया दोनों का रिक्वायरमेंट है। इसलिए प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, जिसको आप ऐसे सॉल्व करके बता सकते हो। क्या एवरीबॉडी प्रेशर के साथ क्लियर है आपका दिमाग कि जब भी हम प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर के साथ फोर्स भी आएगा और एरिया भी आएगा? क्लियर है सब लोग के दिमाग में? प्रेशर इज क्लियर विद एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज क्लियर विद प्रेशर? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लगे हाथ, क्यों ना हम यूनिट ऑफ प्रेशर के बारे में बात कर लें। यूनिट ऑफ प्रेशर बराबर, जैसे अभी आपने देखा, मैंने यहां पे कुछ ना कुछ लिखा और मैंने बोला ये प्रेशर है, तो यूनिट क्या आया प्रेशर का? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर का यूनिट आया। तो पहला यूनिट जो आप प्रेशर का देख सकते हैं, वो पहला यूनिट प्रेशर का होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये सबसे पहला यूनिट प्रेशर का है। इस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को आप पास्कल भी बोल सकते हो, जिसको पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। पी ए, पास्कल, पी ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये बात भी याद रखनी है। प्रेशर का डायमेंशन L1 -1, मास के फॉर्म में लिखते हैं स्टार्टिंग में, M1 L-1 T-2, ये प्रेशर का डायमेंशन, ठीक है। प्रेशर के अदर यूनिट्स भी होते हैं, अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर भी होते हैं। कॉमनली जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा वो ये होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और पास्कल, ये आपको देखने को मिलेगा। बट अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर भी होते हैं जो आपने कभी देखा होगा। जैसे अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर क्या होता है? अदर यूनिट्स ऑफ प्रेशर है बार एंड टॉर करके भी एक यूनिट है, टॉर। बार बहुत ज्यादा यूज होता है, टॉर आपने बहुत कम देखा, टॉर तो होता ही नहीं है। बार यूज होता है, बार यूज होता है। 1 बार is 10 to the power 5, 10 to the power 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। याद रखना, एक बार 10 to the power 5 न्यूटन प्रति मीटर होता है। और एक चीज यूनिट की याद रखना, 1
हेक्टा पास्कल भी कोई होता है जिसको एच पास्कल लिखा जाता है। हेक्टा पास्कल का मतलब होता है 100 पास्कल। जो भी यूनिट्स बता रहा हूं ध्यान से दिमाग में रख लो। और प्रेशर जैसी चीज तो समझानी भी नहीं चाहिए 12th स्टैंडर्ड में आके, क्योंकि प्रेशर जैसी चीज आप 8वीं 9वीं 10वीं सब जगह पे प्रेशर 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 पढ़ते आ रहे हो। पर फिर भी इतने डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं ताकि कोई दिमाग में डाउट ना रहे, छोटी छोटी चीजें आपको पता हो कि जब भी मैं प्रेशर के बारे में बात करूंगा मेरा फोर्स नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए। दूसरी चीज में क्या याद रखूंगा कि प्रेशर के साथ साथ मैं एरिया की भी बात करूंगा। तीसरी चीज में क्या याद रखूंगा कि प्रेशर का यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो सकता है, उसी को पास्कल बोला जाता है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर का डायमेंशन आपने यहां पे देखा, एक बार 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर होता है, मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टा पास्कल 100 पास्कल होता है। रखेंगे याद? रखेंगे रखेंगे रखेंगे, बोलो बोलो बोलो, क्लियर? सब लोग ये छोटी छोटी बातें याद रखेंगे। ठीक है। हो सकता है डिलीट हो सकता है, बट आगे चैप्टर को समझने के लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ना। बराबर है कि नहीं है? छोटी छोटी चीजें हैं, बट आगे टॉपिक को समझने के लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? मैं जानता हूं कि ये डिलीटेड पोर्शन में आता है, ठीक है, आई नो दिस थिंग, दिस कम्स इन डिलीटेड पोर्शन, बट हमें नॉलेज बिल्डअप करनी है कि नहीं करनी है? मुझे वो चीज तो पढ़ानी पड़ेगी ना जो चीज आपको अभी आगे चैप्टर में हेल्प करेगी। अब अगर मैं आपको पहले ही बोल देता कि प्रेशर आप जानते हो, तो प्रेशर कितने लोग को अच्छी तरह से पता हो सकता है शायद। तो इसलिए मैं बस थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा रहा हूं कि किस तरह से चीजें हैं, बस। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? डन। प्रेशर सबको समझ में आया? आई नो दिस टॉपिक इज स्किप, बट आई होप प्रेशर सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ू। ठीक है, चलो। अब और एक चीज समझते हैं। और एक चीज जो हमें समझनी है वो ये है, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम। अगेन दिस इज टॉट इन 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, क्विक रिकैप करके समझाता हूं कि क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, क्विक रिकैप। सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है इस तरह से। ठीक है, इस कंटेनर में आपने भरा हुआ है पानी, और इस कंटेनर के अंदर जो पानी भरा हुआ कंटेनर है इसके अंदर आपने रख दिया और एक कोई सिलिंड्रिकल कंटेनर इस तरह से। ये है पानी, दिस इज वाटर, यहां पे है हवा। ठीक है, सनस साहिल जा सकते हैं। ठीक, हाँ। अब हमें यह बताना है कि इस लिक्विड कॉलम के ऊपर, ये है वो लिक्विड कॉलम, कितना प्रेशर लग रहा है हमें बताना। ठीक है, डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, एच रो जी। एच आपकी हाइट है, हाइट ऑफ आपका लिक्विड कॉलम है। ठीक है, यहां पे बना देता हूं,
h आपकी हाइट है, रो आपकी डेंसिटी है, और g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। आई होप ये फॉर्मूला आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा होगा। क्यों बता रहा हूं ये फॉर्मूला? क्योंकि बहुत सारे को लगता है कि प्रेशर का खाली एक ही फॉर्मूला है, सबको लगता है प्रेशर खाली फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। नहीं, दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। क्या है? एच रो जी। और ये एच रो जी वाला फॉर्मूला बेसिकली आप कब यूज करते हो? एच रो जी वाला फॉर्मूला आप तब यूज करते हो जब आप पानी के अंदर प्रेशर निकालने की कोशिश कर रहे हो। स्पेशली ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल होता है जब आप कहां पे, आपने नोटिस किया मैंने यहां पे क्या बनाया हुआ है, लिक्विड कॉलम के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे ये लिक्विड कॉलम किसके अंदर है? ये लिक्विड कॉलम पानी के अंदर है। तो पानी के अंदर जब भी कोई चीज आप डालते हो तो उसके ऊपर प्रेशर लगता है। तो वो प्रेशर कितना लगेगा? वो प्रेशर एच रोजी के बराबर लगेगा। क्या ये चीज सबको समझ में आई? सब लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे? ठीक है, ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस इज हाइट ऑफ कंटेनर। ठीक है ना? डेंसिटी किसकी? जिस लिक्विड में तुम उसको डालोगे, पानी में डाला तो पानी की डेंसिटी लिखने का, जिसमें भी डाला उसकी डेंसिटी, हाइट आपके कंटेनर की, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हर जगह पे सेम ही रहती। छोटी छोटी बातें पर याद रखने का। ठीक है, अब क्या, एक मिनट, एक चीज और समझा देता हूं। यहां पे एंट्रेंस के टाइम पे हमें थोड़ा बहुत तो और हेल्प मिल जाएगा। ये कंटेनर ऊपर से मैं फिलहाल क्लोज कर रहा हूं। ठीक है, दिस कंटेनर इज क्लोज्ड। अगर ये कंटेनर क्लोज्ड है ऊपर से, मतलब ये अगर पानी का, जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें ऊपर से तुमने इसको क्लोज कर दिया, तो तुम्हारे ऊपर सिर्फ, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ इतना प्रेशर लग रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में हम क्या कंसीडर करेंगे? सपोज करो वो सेम कंटेनर आप देख रहे हो, सेम कंटेनर है आपके पास इस तरह से, बट अब वो कंटेनर ऊपर से ओपन है और ये आपका पानी। ठीक है, और अब इसके अंदर वापस वो लिक्विड वाला कॉलम। अब क्या आपने समझना है? अब ऊपर है आपके हवा और नीचे है आपका पानी। अब क्या होगा पता है क्या? अब इस कंटेनर पे दो लोग मिलकर प्रेशर लगाएंगे। नाउ वाटर एंड एयर will apply pressure on container। फर्क समझो, फर्क समझो। पहले वाले में क्या है? कंटेनर अगर क्लोज्ड है तो हवा भूल जाओ, डोंट थिंक अबाउट हवा। कौन प्रेशर लगाएगा? सिर्फ और सिर्फ पानी प्रेशर लगाएगा। कितना प्रेशर लगाता है पानी? एच रो जी। कब कब ऐसा होगा? जब कंटेनर ऊपर से क्लोज होगा। अगर कंटेनर ऊपर से क्लोज नहीं है, अगर कंटेनर ऊपर से ओपन है, तो पानी और हवा दोनों मिलके प्रेशर लगाएंगे। आप जानते हैं कि जब हवा प्रेशर लगाता है तो उसको क्या बोलते हैं? डू यू नो एयर के प्रेशर को क्या बोलते हैं? कभी सुना है आपने एयर के प्रेशर को क्या बोलते हैं? हैव यू हर्ड अबाउट समथिंग विच इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? सुना आपने कभी? हैव यू हर्ड अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको पी नॉट से डिनोट करते हैं? सुना होगा यार, 11th स्टैंडर्ड यार। आज का लेक्चर में सिर्फ रिवीजन चालू है, सिर्फ रिवीजन चालू है। थोड़ा बहुत आप लोग को कंफर्टेबल फील करवा रहा हूं, वरना डायरेक्ट स्किप करके, सच बात बोलूं तो 23 पेज से सीधा 27 या 29 नहीं, सीधा पता है कौन से पेज तक स्किप है? सीधा 33 पेज तक स्किप है। स्टार्टिंग के 7-8 पेज तो स्किप है, पर फिर भी उसमें थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं ताकि 11th स्टैंडर्ड की यादें थोड़ी ताजा हो जाए। ठीक है ना? तो एयर जो प्रेशर लगाता है उसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो टोटल प्रेशर कितना लगेगा? एयर का प्रेशर प्लस पानी का प्रेशर। बहुत जगह पे ये फॉर्मूला दिखता है,
बट बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये फॉर्मूला कब यूज करने का और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करने का। अरे कुछ नहीं, पहले देखो, अगर कंटेनर क्लोज्ड है तो एयर का रोल नहीं आएगा, सिर्फ पानी का प्रेशर लगेगा। और अगर कंटेनर ओपन है तो पानी और हवा दोनों मिलके सामने वाली पार्टी पे प्रेशर लगाएंगे। सामने वाली पार्टी की हाइट h है, रो यानी कि पानी की डेंसिटी हो गई, पी नॉट हो गया वो प्रेशर जो हवा लगाता है, और एच रो जी हो गया वो प्रेशर जो पानी लगाता है। आई होप ओपन टैंक एंड क्लोज टैंक वाली चीजें आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे? पक्का रखेंगे। अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है पास्कल्स लॉ। अगेन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया, पर फिर भी वापस बता रहा हूं। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? पास्कल्स लॉ, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ पास्कल लॉ? सुना होगा आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, सुना होगा आपने। क्या बोलते हैं पास्कल्स लॉ? प्रेशर प्रेशर applied at any point is transmitted equally throughout the fluid। ठीक है, ये पास्कल्स लॉ होता है। एग्जांपल देता हूं पास्कल्स लॉ का समझने के लिए। ये आपके बाइक का टायर है, ठीक है। आपके बाइक के टायर में यहां पे एक निप होता है, जिस निप पे एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है और उस इंस्ट्रूमेंट से चेक किया जाता है कि आपके टायर में प्रेशर कितना है, बराबर है। इसने अगर आपके टायर का प्रेशर बताया 30, तो ये 30 प्रेशर टायर का क्या सिर्फ ये पॉइंट का है कि टायर पे हर जगह पे उतना ही प्रेशर है? क्या लगता है आप लोगों को? सिर्फ जहां पे वो निप है, क्या वहां पे प्रेशर 30 है कि टायर की हर जगह पे प्रेशर 30 है? क्या लगता है आप लोगों को? टायर की हर जगह पे प्रेशर 30 है कि सिर्फ वो जगह पे प्रेशर 30 है? हाँ, हर जगह पे प्रेशर 30 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टायर में जब आपने 30 वाला प्रेशर डाला था, तो वो 30 वाला प्रेशर टायर में हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तभी तो कभी आपने टायर की ट्यूब को हवा भरते हुए देखा है? जैसे आप टायर की ट्यूब में हवा भरते हैं, टायर की ट्यूब हर जगह से इक्वली इन्फ्लेट होती है। इन्फ्लेट होने का मतलब टायर की ट्यूब हर जगह से इक्वली मोटाई पे आती है, सब जगह पे इक्वल मोटाई होती है। अगर आपने टायर की ट्यूब देखी होगी तो अगर ऐसा नहीं होता कि प्रेशर, क्या लिखा है यहां पे पास्कल्स लॉ का डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? पास्कल्स लॉ का डेफिनेशन लिखा है प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज ट्रांसमिटेड इक्वली थ्रू आउट द फ्लूइड। मतलब क्या? मतलब क्या कि प्रेशर हर जगह पे इक्वली ट्रांसमिट होता है। वो एग्जांपल टायर से हमें समझ में आता है। टायर में जब हम हवा भरते हैं, तो हवा हम सिर्फ एक पर्टिकुलर निप के पास भरते हैं, पर वो प्रेशर टायर में हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। याद आया सबको? पास्कल्स लॉ याद आया 11th स्टैंडर्ड का? क्लियर है सब लोग के दिमाग में पास्कल्स लॉ? डन? एवरीबॉडी इज ओके विद पास्कल्स लॉ? याद आ रहा है कि 11th स्टैंडर्ड में था रे बाबा? क्लियर? प्रेशर हर जगह पे कैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है? प्रेशर हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, सो क्लास आज के लिए इतना बेसिक काफी है। आप लोग टेक्स्ट बुक से 33 पेज नंबर तक वापस अच्छी तरह से रीड करके आएंगे, ठीक है। जो भी चीजें मैंने आज बताई, इसलिए बताई ताकि चैप्टर में थोड़ा बेस आपका क्लियर हो। ये सब चीजें स्किप कर दी गई हैं, आज का लेक्चर पूरा स्किप है, आपके सिलेबस में नहीं है। पर फिर भी क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि मुझे डायरेक्टली कहां से चालू करना चाहिए था पता है? सरफेस टेंशन से चालू करना चाहिए था। दैट इज, दिस इज पेज नंबर 33।
ये आपका पेज नंबर 33 है, ठीक है। डायरेक्टली यहां से चालू करना चाहिए था, बट हमने ये सब चीजें क्यों पढ़ी, ताकि आपको थोड़ा बहुत और 11 स्टैंडर्ड का रिवीजन मिल जाए, ठीक है। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, इनकंप्रेसिबल क्या होता है, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, नॉन विस्कस क्या होता है, ये सब पढ़ के आइए। सॉलिड में कौन कौन सी फोर्सेस लग सकती हैं, फ्लूइड में कौन कौन सी फोर्सेस लग सकती हैं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पास्कल, बार वाला हेक्टा पास्कल, क्लोज टैंक पे कितनी फोर्स लगती है, ओपन टैंक पे कितनी फोर्स लगती है, कितना प्रेशर लगता है, पास्कल्स लॉ, इतना सब लोग पढ़ के आएंगे, हाँ या ना। नेक्स्ट लेक्चर में आके हम डायरेक्टली कहां से शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आके हम लोग डायरेक्टली सरफेस टेंशन से शुरू करेंगे। इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? हाँ या ना? नेक्स्ट लेक्चर में आके डायरेक्ट सरफेस टेंशन से शुरुआत करनी है, पक्का? चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।